हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आई एडू एरा के इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सल्तनत काल के बारे में। और ये जो टॉपिक हमने चुना है ये एनडीए के लिए ख़ास है, एनडीए और सीडीएस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अभी उनका रिवीजन वर्क चल रहा है। और इस रिवीजन वर्क में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कॉल किया और कहा कि सर सल्तनत और मुग़ल ईरा पे हमें कुछ अपने वीडियोस बना करके दे दीजिए जो बेनिफिशियल हों ये एनडीए के एग्ज़ाम के लिए। तो ये हमारा पहला भेंट है अपने इस चैनल पर एनडीए के लिए। तो जितने भी एनडीए के विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे। इस वीडियो में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की हम कोशिश करेंगे ताकि आप एनडीए के एग्ज़ाम में इसका लाभ उठा सकें। आपको ये बता दें कि एनडीए के एग्ज़ाम में जो टॉपिक है सल्तनत डायनेस्टी से आपके क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसका दोहराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो लिमिटेड में हम आपको बता दें कि एक क्वेश्चन आपका ज़रूर रहेगा यहाँ से और एक क्वेश्चन आपका एम्पायर से होगा, यानी कि मुग़ल एम्पायर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सल्तनत डायनेस्टी को हम लोग पढ़ने के उद्देश्य से जो है वो 1, 2, 3, 4 और 5 भागों में बांट लेते हैं। और वैसे भी सल्तनत डायनेस्टी जो है उसकी जो शुरुआत होती है वो 1206 से लेकर के 1526 एडी तक माना जाता है। तो ये पढ़ने के ही उद्देश्य से इसको माना जाता है। तो स्लैब डायनेस्टी जो है वो शुरू हुआ है आपका 1206 से 1290 तक। खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर के 1320 यानी 1320 तक है। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1413 तक है, वरना 1413 तक है। सैयद डायनेस्टी 1414 से 1450 तक माना जाता है। और लोडी डायनेस्टी 1451 से 1526 तक माना जाता है। और 1526 में फिर मुग़ल एम्पायर आ जाता है। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन मिल सकते हैं वो कैसे मिल सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग करके मिलेंगे, स्लैब, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, और उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा किस इरा में था। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। सल्तनत डायनेस्टी अचानक से स्लैब डायनेस्टी में नहीं आया। सबसे पहले भारत में मुस्लिम इन्वेजन हुआ, और मुस्लिम इन्वेजन आफ्टर मुस्लिम इन्वेजन जो मोहम्मद गोरी था वो मोहम्मद गोरी ने भारत में स्लैब डायनेस्टी की स्थापना की, यानी मोहम्मद गोरी एस्टैब्लिश स्लैब डायनेस्टी इन इंडिया। और सबसे पहला जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ था वो महमूद गजनवी के द्वारा हुआ था। महमूद गजनवी जो है वो भारत में एंट्री लेता है खैबर पास से, यानी खैबर दर्रा से होते हुए वो भारत में एंट्री लेता है और भारत को तबाह कर देता है लूट करके। देखिए यहाँ पर महमूद गजनवी जो है इसका जो पर्पस था वो था लूटना, हिंदुस्तान को लूटना। तो ये लूट के उद्देश्य से हिंदुस्तान में आया था। और इसकी जो कहानी है महमूद गजनवी का जो वंश परंपरा है, जो रेसिज्म है, वो हम आपको बता दें कि अलप्तगीन नाम का एक व्यक्ति था जो शासन करता था, और उसने स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली गजनी किंगडम की स्थापना की, यानी अलप्तगीन एस्टैब्लिश गजनी किंगडम। और उसका सन इन लॉ यानी दामाद जो था वो सुबुक्तगीन था, और सुबुक्तगीन का लड़का जो था वो महमूद था। महमूद दैट मीन्स महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी का जो टाइटल था वो था महमूद। तो महमूद ने अपने आप को कहा कि हम जो हैं अफरासियाब रेस के हैं। अफरासियाब रेस बहुत ही हाई कैटेगरी का रेस माना जाता था, हाई कैटेगरी का जो है वंश माना जाता है। तो अफरासियाब वंश का ये अपने आप को बताता है और कहता है कि हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और हम जो है अपने शासन को फैलाएंगे और अपने शासन को फैला करके राज्य करेंगे। तो उस शासन को फैलाने में इन्हें धन चाहिए था, और धन केवल हिंदुस्तान में मिलता, क्योंकि इसके सेना में जितने लोग थे वो उसे उकसाते थे कि धन कहाँ है, ताकि उन्हें भी एक अच्छा खासा हिस्सा मिल सके। तो धन पाने का आसान ज़रिया जो था वो हिंदुस्तान था, और हिंदुस्तान आने के लिए खैबर दर्रा यानी खैबर पास से होकर के इन्हें आना था। तो खैबर पास से होकर के ये हिंदुस्तान में घुसे, और हिंदुस्तान में घुसने के बाद इन्होंने भारी मात्रा में लूटपाट मचाया। तो इन्वेजन ऑन इंडिया अगर इनका देखा जाए, भारत पर आक्रमण का इनका समय देखा जाए, तो ये समय 1000 एडी से लेकर के 1027 एडी तक इनका इन्वेजन टाइम था, यानी कि 1000 से लेकर के 1027 तक इन्होंने भारत पर खूब सारा आक्रमण किया।
1000 में इनकी जो 1000 एडी था, 1000 ईस्वी था, 1000 ईस्वी में इनकी लड़ाई जयपाल के साथ हुई और जयपाल के साथ जब युद्ध हुआ तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे उस युद्ध में और जयपाल को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा था। उसके बाद इसने डायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं लड़ी और सीधे ये छुटपुट लड़ाइयाँ लड़ता रहा और अंत में 1025 यानी 1025-26 के बीच में इसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया। और सोमनाथ मंदिर पर जब अटैक हुआ तो उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम हुआ करता था। एट दैट टाइम द रूलर ऑफ गुजरात वॉज भीम फर्स्ट व्हेन सोमनाथ अटैक वॉज डन बाई महमूद गजनवी। तो यहाँ पर दिखा जाए कि सोमनाथ का जो मंदिर था वो कहाँ था, तो वो काठियावाड़ गुजरात में है। तो यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो काठियावाड़ गुजरात में सोमनाथ का मंदिर हुआ तो ये एक अलग रास्ते से आया, और दर्रों को पार करता हुआ, रेगिस्तानी इलाकों से होता हुआ ये सीधे गुजरात के सोमनाथ तक पहुँचा था। क्योंकि अगर वो सीधे रास्ते से आता तो भीम प्रथम से इनका युद्ध होना तय था। तो भीम से युद्ध ना हो उससे बचाने के लिए ये काठियावाड़ गुजरात में सीधे गए। और उसके बाद जब सोमनाथ का मंदिर लूट लिया गया और लूटने के बाद जब ये सारा धन वापस गजनी ले गया, रास्ते में कुछ जाटों ने भी उस धन को लूट लिया था, तो उसने अपना एक टाइटल अडॉप्ट किया और उसने अपने टाइटल्स को नाम दिया स्टार ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। और एक अन्य टाइटल्स जो है वो इसे मिला मुस्लिमों के तरफ से, और ये टाइटल था बुत सिकन का, दैट मीन्स स्लेयर ऑफ आइडल्स, यानी कि आइडल्स जो हैं उसका वध करने वाला या आइडल्स को तोड़ने वाला। तो इसे कहा गया बुत सिकन। बुत का मतलब होता है आइडल यानी मूर्ति, और सिकन का मतलब होता है तोड़ने वाला। तो बुतों को तोड़ने वाला भी इसे कहा गया। अब जिस तरह से देखते हैं कि इसका जो डर था वो हिंदुस्तान में पूरी तरीके से छा चुका था, और अब लोग इससे युद्ध करने की सोच रहे थे कि अगर इस बार इसका अटैक हुआ तो इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पर 1025-26 में अटैक हुआ, और अटैक होने के बाद फिर जाटों से बदला लेने के लिए ये 1027 में अटैक करता है। एंड इट वाज द लास्ट अटैक ऑन इंडिया बाई महमूद गजनवी। और 1027 के बाद ये वापस नहीं आया और इसको सेल्जुकों ने मार दिया, और सेल्जुकों ने मारने के बाद वहाँ पे गौर वंश का शासन हो गया। और गौर वंश का जब शासन हुआ तो ये सारी कहानी जो है वो कहानी मिलती है तहकीक हिंद में। तहकीक हिंद का राइटर जो था वो था अलबरूनी। अलबरूनी का जन्म हुआ था ख्वारिज़्म खीबा में, और उसका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। तो ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि अलबरूनी का पूरा नाम क्या था। और अलबरूनी का जो बुक था ये तहकीक हिंद, ये उसका बुक है, और इस बुक में उसने तमाम उन युद्धों का वर्णन किया है जो उस समय भारत में तत्कालीन लड़े गए थे या जल्द ही लड़े गए थे। अब उसके बाद आता है इन्वेज़न मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी जिसका नाम है सिहाबुद्दीन, और उसका पूरा नाम है मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम, और ये गोर वंश से ताल्लुक़ रखता है। और गोर वंश जो है जब महमूद गजनवी का अंत हो गया तो गोरी ने सबको हरा करके और अधिकार कर लिया था गजनी पर। जिस प्रकार से महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करना चाहता था, ठीक वैसे ही जो है मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करना चाहता था। लेकिन खैबर दर्रा, खैबर पास उस समय जो है वो इतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं था, क्योंकि वहाँ पे तमाम लोग अपना रास्ता बंद किए हुए थे कि वो इंडिया में लोगों को घुसने नहीं दे रहे थे। तो मोहम्मद गोरी जो है ये गोमल दर्रे से आया था, गोमल पास से होकर के आया था और भारत पर अटैक किया था। और गोमल पास से जब उस समय आया था तो भारत के तमाम जो नज़दीक के राज्य थे उन सभी राज्यों को ये पराजित किया था, और पराजित करते हुए आगे बढ़ा था। जरा उस पर एक नज़र डालते हैं कि उस समय 1175 पर इसका पहला आक्रमण हुआ था मुल्तान पर, और 1178 में गुजरात पर आक्रमण हुआ था, जिसमें भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बहुत मारा था और मोहम्मद गोरी को वापस लौटना पड़ा था। उसके बाद से मोहम्मद गोरी फिर कभी भी गुजरात के रास्ते भारत पर आक्रमण नहीं किया, उसने अपने रास्ता बदल लिया। और अब 1179 में उसका नेक्स्ट अटैक जो था वो था पंजाब सियालकोट पर था, और पंजाब सियालकोट पर होने के बाद से वो सीधे वो तराइन के मैदान में लड़ता है
पृथ्वीराज चौहान से। तो ये बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट जो हुआ था 1191 में, ये इसमें लड़ाई लड़ी थी पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने ये युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे और गोरी की करारी हार हुई थी। लेकिन गलती यहाँ पे ये हो गया कि पृथ्वीराज चौहान ने जिंदा इसे गजनी वापस जाने दिया, और अगर ये मार देते तो भारत में फिर स्लेव डायनेस्टी का कोई भी उदय नहीं हो पाता। लेकिन ये गलती थी इनकी कि पृथ्वीराज चौहान ने उसे जिंदा जाने दिया, क्योंकि ऐबक और कुबाचा और तमाम तरह के जो दास थे उसने पृथ्वीराज चौहान के पैर को पकड़ लिया और कहा कि हमें जाने दीजिए, अब दोबारा हम भारत की तरफ रुख नहीं करेंगे। क्योंकि उधर से भीम सेकंड ने भी अटैक किया ही था, उसमें भी वो मारा गया था और इधर भी मारा गया। तो उन लोगों को कम भरोसा था कि ये गजनी पहुंच पाएगा जिंदा गोरी, तो हो सकता है गोरी रास्ते में ही मर जाए। लेकिन गोरी रास्ते में नहीं मरा, और फिर एक साल के बाद 1192 में वह बैटल ऑफ तरेन सेकंड में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है, और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद अंधा करता है, और अंधा करने के बाद इसे मार देता है, और मार करके इसकी लाश को ले जा करके अफ़गानिस्तान में दफना देता है। तो ये एक खतरनाक अटैक था हिंदुस्तान पर, और यहाँ से हिंदुस्तान का जो भाग्य है, जो डेस्टिनी है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, और उस डेस्टिनी में अब लिख दिया जाता है कि यू आर अ स्लेव। और यहाँ पर अब स्लेब तो तुम भी हो, और हम स्लेबों की डायनेस्टी बनाएंगे। और वहाँ पर जितने भी दास थे, जो खास दास थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, इल्तुतमिश, ये सारे लोगों ने मिल कर के हिंदुस्तान में अपना एक कुनबा बसा लिया, और उसके बाद हिंदुस्तान पे शासन करने लगे। और मोहम्मद गोरी जो था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का सिपाहसालार यानी सेनापति बना करके वापस लौट गया। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक फिर से बुलाता है, और वहाँ पे चंदावर की लड़ाई होती है जिसमें जयचंद मारा जाता है। और फिर 1205 में इसे फिर एक बार हिंदुस्तान बुलाया जाता है, और ये खोखरों के अटैक को ख़त्म करता है। खोखर एक जाति थे जो हिंदुस्तान में थे, ये लूटमार करते थे, और लूटमार करने के बाद अचानक गायब हो जाते थे। तो जमुना नदी के किनारे खबर मिली कि जो खोखर हैं वो अपनी बस्ती को बसा चुके हैं, और यहीं से वो अपने अगले जो अटैक है उसको अंजाम देंगे। तो 1205 में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के साथ मिल करके खोखरों का सर्वनाश कर देता है। खोखर नाम की जाति ही हिंदुस्तान से खत्म हो जाती है। जो बचे वो भाग गए जंगलों में, और जो सामने आए उनको काट दिया गया। तो इस तरह से हिंदुस्तान में रक्तपात का सिलसिला शुरू हो चुका था, और लोगों को विश्वास हो गया था कि अब हम सुरक्षित नहीं हैं। तो जो ताकतवर राजा है, जिसके पास तलवार में दम है, और जो भारत पर शासन करने आया है और जो भारत पर कब्जा कर लिया है, वही हमारा जो है सब कुछ है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान मारे जा चुके थे, जयचंद मारा जा चुका था, क्योंकि आशा यही थी कि जयचंद शासन करेगा दिल्ली पर, और पृथ्वीराज चौहान का रिश्तेदार भी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जयचंद भी मारा गया। और खोखर के अटैक हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से हुए, जिसके वजह से कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए था जो खोखरों के अटैक से लोगों को बचाता। तो ये एक शासक उभर करके सामने आया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में जब इन सारे उत्पातों को मचाकर सारे उत्पातों को ख़त्म करके जब ये वापस गजनी लौट रहा था, तो रास्ते में खोखरों ने इसका हत्या कर दी। और इसकी हत्या जो हुई ये दम्यक नामक स्थान पे हुई, जो आज पाकिस्तान में है। झेलम नदी के किनारे इसे दफना दिया गया। यानी अब इसकी कहानी गोरी की ख़त्म हो चुकी। आफ्टर द मर्डर ऑफ मोहम्मद गोरी ही वॉज बरीड एट द बैंक ऑफ झेलम रिवर इन दम्यक। तो इस तरह से यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि किस तरह से अचानक आतताई भारत आते हैं और भारत को लूटते हैं, भारत के लोगों को पस्त कर देते हैं, उसके बाद शासन करते हैं। और शासन करने में उनकी पहली शर्त होती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो और सुख भोगना चाहते हो तो हमारे इस्लाम को स्वीकार कर लो, और अगर सुख नहीं भोगना चाहते हो, दुख में ही रहना चाहते हो, तो ठीक है, आप हमें जजिया कर देना। तो जजिया कर का यहाँ सीधा सा मतलब था कि एक ऐसा टैक्स जो मुस्लिम शासक वसूलते थे उनकी रक्षा करने के एवज में। तो ये टैक्स जो शुरुआत में लगाया गया था, ये तो बिल्कुल एक अलग तरीके से लगा दिया गया था कि हम लूटे हुए प्रदेशों पर कब्जा कर लिए हैं। अब लूटे हुए प्रदेशों पे जो कब्जा किए हैं तो मोहम्मद बिन कासिम ने ये सबसे पहले लगाया था। उसके बाद ये कंटिन्यू हो गया मोहम्मद गोरी के समय में। और जब
कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन हुआ भारत पर, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन के बाद ये एक मैंडेटरी टैक्स हो गया, जिसमें अगर कोई धर्म नहीं बदलना चाहता है तो उसे अनिवार्य रूप से जजिया टैक्स देना पड़ेगा, और अगर वो जजिया टैक्स नहीं देना चाहता है तो उसे तत्काल प्रभाव से इस्लाम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसे ऊंचा ओहदा दिया जाएगा, साथ ही साथ उसे तरक्की भी दी जाएगी, और उसका अपना जो मुख्य आय है, मेन इनकम जो है, उसमें से एक छोटी सी रकम उसे ज़कात के रूप में देनी होगी। तो ये सिस्टम उस समय लोगों ने लागू किया जो भारत को लूट करके भारत पर कब्जा कर चुके थे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले शासक की। अब यहाँ पे भारत में भाई देखिए स्लैब डायनेस्टी जो है वो स्थापित हो चुका है, और स्लैब डायनेस्टी में जो मेंस रूलर थे उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, इन तीनों के मर जाने के बाद स्लैब डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है और एक नए राजवंश का उदय होता है, और उस नए राजवंश का नाम है खिलजी डायनेस्टी। तो यहाँ पे एक एक शासक को हम लोग देखेंगे जहाँ तक हो सकेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी जानकारी देने वाले हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन जो है 1206 से 1210 केवल 4 साल तक चला। उसके बाद इसका दामाद इल्तुतमिश शासन किया, और इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश के 40 दल का जो सर्वश्रेष्ठ ताकतवर दास था जिसका नाम था बलबन, उसने अपने बलबनी राजवंश की स्थापना की। तो 1 बाय 1 हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी, और यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अब यहाँ पे एक शॉर्ट में आपको बता दें, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह कुतुबी कास्ट से संबंधित है, कुतुबी ट्राइब से बिलोंग करता है, और इल्तुतमिश जो है वो इल्बरी ट्राइब से बिलोंग करता है। तो ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। और बलबन जो है ये ही इज़ ऑल्सो अ इल्बरी तुर्क। तो ये कुतुबी तुर्क हैं, ये इल्बरी तुर्क हैं, और इस समय भारत पे तुर्कों का शासन हो गया है। यानी स्लैब डायनेस्टी में जो शासन कर रहे थे वो क्या थे? तुर्क। तो इसे हम एक नाम और दे सकते हैं, इट इज़ अ तुर्क डायनेस्टी। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये चीज़ें समझ में आ रही है आप सभी को? कहीं कोई दिक्कत अगर आए समझने में तो नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, उस कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, फिर हम वहाँ पर आपको पूरी तरीके से समझा देंगे। इन केस अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आओ, कोई पॉइंट समझ में, वैसे हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको हर चीज़ क्लियर कट रहे। अब एक एक करके इनके वंश को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के ही चालाकी की वजह से जब बैटल ऑफ तरेन फर्स्ट हुआ था तो इसमें इसकी जान बची थी। किसकी? मोहम्मद गोरी की। तो मोहम्मद गोरी का ये खास दास बन चुका था, और मोहम्मद गोरी ने जब देखा कि ये बहुत ज़्यादा सुधरा हुआ और सामाजिक व्यक्ति है, और साथ ही साथ हमारा बिल्कुल सलाहकार भी है और हमारा दोस्त भी है, हमारा सब कुछ है, तो इसने क्या किया कि अपनी लड़की से इसके साथ निकाह करवा दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज आल्सो द सन इन लॉ ऑफ मोहम्मद गोरी। तो ये भी आप याद रखिएगा कि मोहम्मद गोरी का सन इन लॉ कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में केवल 4 वर्ष तक ही शासन कर पाया था। जब भारत में इसे सत्ता दे दिया गया और कहा गया कि यहाँ से आप सारा मैनेज करो, जितने भी जीते हुए प्रदेश हैं उसको मैनेज करो, मैनेज करने के बाद सारा का सारा जो रेवेन्यू है वो हमारे पास भेजना, अपने खर्चे के लिए बचा लेना। तो यहाँ पे अर्ली टाइटल्स उसने जो एडॉप्ट किए थे, अर्ली टाइटल्स एडॉप्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, इट वाज मलिक और सिपहसालार। ठीक है, तो मलिक और सिपहसालार नाम के 2 टाइटल इसने अपने ऊपर लगाए और शासन करने लगा। ये अपने आप को कभी किंग नहीं समझता था, क्योंकि उस समय रिवाज था, उस समय एक कस्टम था कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को किंग घोषित करता है, सुल्तान घोषित करता है, तो उसका परमिशन जो है वो कैलिफ यानी खलीफा से लेना पड़ेगा। अब इसने एक चाल चली। क्या चाल चली? कि भाई इसके साथ अन्य भी दास थे। देयर टोटल नंबर ऑफ 3
slave who was the more confident with Muhammad Ghori. They were ताजुद्दीन यल्दौज, नासिरुद्दीन कुबाचा एंड इल्तुतमिश। अब इनको अपने कब्जे में रख पाना बड़ा मुश्किल काम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक चाल चली और उस चाल में सबको फंसा लिया और सबका विश्वास भी जीत लिया। तो उसने अपने सबसे पहले साम्राज्य को स्थापित करने की बात की और मजबूत करने की बात की। तो इसीलिए टू स्ट्रेंथन हिज एम्पायर ही कंक्लूडेड मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद ऑल दीज पावरफुल स्लेव। तो उसने मैट्रिमोनियल जो अलायंसेस स्थापित किया था, जो पावरफुल दास थे उनके साथ, तो ये जो उनको अब दासत्व से मुक्त करके नोबल्स की श्रेणी में ले आया। तो ये लोग कौन कौन थे जिनको दासत्व की व्यवस्था से मुक्त कर दिया था? दे आर ताजुद्दीन यल्दौज, यल्दौज नाम है इसका। सेकेंड वॉज कुबाचा, एंड थर्ड वॉज इल्तुतमिश। ताजुद्दीन यल्दौज की लड़की से शादी कर लिया, बिकेम सन इन लॉ। कहा कि भाई आप हमें दामाद बना लो, ठीक है। ऐबक बिकेम सन इन लॉ ऑफ ताजुद्दीन यल्दौज। अब आया कुबाचा का, तो कुबाचा को क्या बनाया? ब्रदर इन लॉ, मेक ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मतलब बहनोई, ठीक है ना, बहन से शादी कर दिया, किसकी? कुबाचा की। और इल्तुतमिश को मेक सन इन लॉ, ठीक है, दामाद बना लिया। कितनी चालाकी थी इसके पास कि ये तीनों ताकतवर हैं और कभी भी हमारे साथ जो है युद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए पहले इनको शांत करना होगा, और इनको शांत करने का एक तरीका है टू स्ट्रेंथन हिज एम्पायर, कि इनको मैट्रिमोनियल अलायंसेस में इनको बांध लो। तो टाइड अप विथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस, और आफ्टर मैट्रिमोनियल अलायंसेस ही गॉट मोर पावर देन अदर्स। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका था, और इस ताकत के पीछे जो है इन लोगों का भी हाथ था। होना भी चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि गोरी के खास अंगरक्षक, खास बॉडीगार्ड के रूप में ये जाने जाते थे। और इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई टाइटल्स को अडॉप्ट किया। टाइटल्स कौन कौन से इसने रखे? इसने रखे लाख बख्श, लाख बख्श, और दूसरा टाइटल इसने रखा था हातिम ताई सेकंड। अब हातिम ताई सेकंड इसने नाम क्यों रखा? क्योंकि आने वाली जितनी भी विपत्तियां थी, जितने भी अटैक्स थे, वो उन सारे अटैक्स को ये जो है काउंटर अटैक करने के बाद उसे ख़त्म कर देता था, मार देता था, जिससे भारत के लोग खुश होकर के इसे कहा कि यू आर अ हातिम ताई सेकंड एंड यू आर अ लाख बख्श। और लाख बख्श क्यों कहा? क्योंकि लाखों दान देने वाला था। अब भारत से लूटा है, लाखों दान देने वाला, ठीक है। तो भारत से लूटा है और उस लूट की कुछ असरफियाँ जो है लोगों में बांट दिया, लोग खुश हो गए। कपड़ा भी बांट दिया, लोग और खुश हो गए। खाने की व्यवस्था कर दी और खुश हो गए। भारत में अगर फ्री में सब कुछ मिल जाए तो ये लोग अपने को खुद को दास बना लेंगे, कभी मालिक बनने की तो सोचते नहीं। और इसीलिए भारत के बाहर के लोग आए और पैसा और खाने के बल पर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिए। बस हिंदुस्तानियों को खाना दे दो फ्री में रहने के लिए दे दो, फ्री में कपड़ा दे दो और फ्री में पैसा भी दो, बिना काम कराए इनको पैसा भी दो। ये इतने खुश होंगे कि आपको अपना पूरा राज्य, पूरा देश दे करके चले जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये जब इतने कम समय में इतनी अचीवमेंट हासिल किया तो इसने कुछ अचीवमेंट ऐसी भी बनवाई जो कि इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हो गई, ठीक है। तो इसने क्या हुआ
सबसे पहले मॉस्क बनाया, फर्स्ट मॉस्क। फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, पहली मस्जिद जो है वो इंडिया में कहाँ बनाई गई थी, उसका नाम था कुब्बत उल इस्लाम। कुब्बत उल इस्लाम। और कुब्बत उल इस्लाम कहाँ पे है, दिल्ली में, ठीक है। और उसके बाद जो है सेकंड मॉस्क कहाँ बनाया, सेकंड मॉस्क उसने बनाया अजमेर में, ठीक है, अजमेर में बनाया। और उसका क्या नाम रखा, उसका नाम रखा 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये 2 मॉस्क जो है वो इतिहास में प्रसिद्ध हो गए कि 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में तैयार हुआ था। और कुब्बतुल इस्लाम जो है वो हिंदुओं के विष्णु मंदिर को तोड़ करके उसके मलबे पर बनाया गया था। और उसके बाद इसने वहीं पर जो है कुतुब मीनार को रेनोवेट कराने के लिए अपने कदम उठाए। अथवा इतिहास की किताबों में तो ये लिखा गया है कि कुतुब मीनार को उसने बनवाया था, लेकिन ये सही नहीं है, कुतुब मीनार को रेनोवेट करवाया था। लेड फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार किसने किया था, फाउंडेशन कुतुब मीनार का किसने डाला था, बाई ऐबक, ठीक है। और किस लिए डाला था, इन द मेमोरी ऑफ हिज गुरु, उनका क्या नाम था, संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बख्तियार काकी, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का इसने नींव रखा। और नींव रखने के बाद इससे पूरा करवाने का जो श्रेय जाता है वो इल्तुतमिश को जाता है। लेकिन इसी बीच एक दुर्घटना घट गई 1210 में। 1210 में व्हाइल ही वॉज प्लेइंग अ खेल जस्ट लाइक पोलो, द जो गेम था, जो खेल था, उस गेम का नाम था चौगान। इसको थोड़ा सा सही लिख दे, मिटा करके बढ़िया से लिख दे ताकि आपको दिखाई पड़े। एट 1210 AD while he was playing चौगान suddenly he fell down on his horse and after head injury he has died। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि एक कुशल घुड़सवार घोड़े से गिर करके मर जाता है। तो घोड़े से गिरता नहीं है बल्कि घोड़ा इसे गिराता है। और उसके पीछे भी कहानी है जो समय न रहने की वजह से हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही उस कहानी को भी हम अलग से वीडियो बना करके आपको देंगे। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 1210 में ऐबक डाई कर गया, ऐबक डाइड, ठीक है। और उसने जाते जाते यानी मरने से ठीक पहले उसने क्या किया था, राजधानी चेंज किया था, चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू चेंज हिज कैपिटल यहाँ पर कैपिटल वो चेंज कहाँ से करेगा, चेंज करेगा आपका गजनी से। और अब कैपिटल कहाँ बना देगा, लाहौर। तो यहाँ पर इसे फ्रॉम ना करिए, चेंज हिज कैपिटल, और ऐसा कर दीजिए इस्टेब्लिश कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि उसका पहले कैपिटल जो हुआ करता था वो
था कहाँ, गजनी में, लेकिन अब तो ख़त्म हो चुका है कौन, मोहम्मद गोरी। तो गजनी में वहाँ कैपिटल होने का कोई मतलब नहीं है, तो इसने लाहौर को ही, लाहौर को इस्टेब्लिश एज हिज कैपिटल, लाहौर को उसने अपना कैपिटल बनाया था। तो यहाँ पर ये भी आप ध्यान से देख रहे हैं कि लाहौर कैपिटल बन चुका है। अब लाहौर से कैपिटल दिल्ली ट्रांसफ़र होगा और ये काम करेगा इल्तुतमिश। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि भारत पर किस तरह से किनका किनका आक्रमण हुआ था और उनके आक्रमण के बाद कैसे जो है सल्तनत काल का मेन पार्ट जो शुरुआत होता है स्लैब डायनेस्टी कैसे इस्टेब्लिश हुआ, और स्लैब डायनेस्टी में कौन कौन से शासक थे, जिनमें अभी हमने आपको पहले शासक के बारे में बताया है। दूसरे और तीसरे शासक के बारे में स्लैब डायनेस्टी के हम जल्द ही वीडियो लेकर के आएंगे। अभी तक जिन लोगों ने वीडियोस को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, वो जल्दी से कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। तो जल्द ही हम एक दूसरा वीडियो लेकर के आ रहे हैं सल्तनत काल पार्ट 2, जिसमें इल्तुतमिश और बलबन के बारे में पूरी जानकारी होगी, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। ओके, थैंक यू।